नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल पाल है। मैं प्रॉफिट फ्रॉम इट जून 2020 में स्टूडेंट रहा हूं और आप सबका प्रॉफिट फ्रॉम की फैमिली की तरफ से स्वागत करता हूं। आज मैं यहां पर आपके सामने मारुति सुजुकी के 9 मंथ के रिजल्ट अपडेट करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। आइए दोस्तों देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें कि पर 1000 सिटीजन के ऊपर कितनी कारें हैं, तो देखते हैं कि यूएसए में इसमें सबसे ज़्यादा है और इंडिया इसमें 44 पर 1000 कार का रेशो नज़र आता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे कंट्री में इस इंडस्ट्री में काफ़ी स्कोप लगता है। अब यहाँ पे इस चार्ट से पता लगता है कि इस इंडस्ट्री में पिछले 5 साल से इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो लगभग म्यूटेड रहा है। विशेष रूप से डेवलप कंट्री के अंदर इसमें चाइना जो है वो 6% से सबसे आगे है, 6% सीएजीआर से सबसे आगे है, जबकि इंडिया जो है 4.6 की ग्रोथ कर रहा है। मगर ये ग्रोथ काफी कम है। आने वाले टाइम में जब ये ग्रोथ 10 से 12% होगी, तभी हमारे को इस इंडस्ट्री में काफी वेल्थ क्रिएशन की संभावना लगेगी। दोस्तों, इस स्लाइड में हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से फ्यूचर ग्रोथ के जो ड्राइवर्स हैं वो इस इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे। तो सबसे पहले अगर डिमांड की बात करेंगे तो डिमांड जो है वो हिंदुस्तान की जो डेमोग्राफिक यंग जनरेशन है उसकी वजह से सभी लोग हमारे इंडिया के ऊपर बैट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास है और जो कि हम बढ़ते ही जा रहे हैं। और एज एक्सपेक्टेड ईवी के कारण, अगर अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, एज एक्सपेक्टेड ईवी के कारण आने वाले समय में 2030 तक लगभग 5 करोड़ जॉब जो है क्रिएट होने की संभावना है। और राइजिंग इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो एफडीआई का जो इनफ्लो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलने की पूरी संभावना है। इसमें पॉलिसी सपोर्ट में हम गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया गया है जो कि स्क्रैपेज पॉलिसी के नाम से है। इस स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत जितनी भी पुरानी और अनफिटेड गाड़ियां हैं उनको स्क्रैपेज पॉलिसी के थ्रू स्क्रैप किया जाएगा, जिससे कि इस इंडस्ट्री में आने वाले समय में डिमांड बढ़ने की पूरी संभावना है। ये दोस्तों, इस स्लाइड से हमें पता लगता है कि हिंदुस्तान में किस तरह से जो पैसेंजर कार हैं उनका ब्रेकअप वाइज कंपनियों का कैसा है। तो इसमें देखेंगे कि मारुति जो है इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है, लगभग 51% से ऊपर। दूसरे नंबर पे हुंडई है, टाटा तीसरे नंबर पे। इस तरह से पूरे चार्ट से इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से इनका जो ब्रेकअप है। पिछली स्लाइड से जैसे हमें पता लगा दोस्तों कि बहुत सारी गाड़ियां बनाने वाले मैन्युफैक्चर हिंदुस्तान में अवेलेबल हैं, मगर हिंदुस्तान में लिस्टेड जो कंपनी है उसमें सिर्फ 3 ही हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे मारुति सुजुकी, दूसरी महिंद्रा एंड महिंद्रा और तीसरी फोर्स मोटर। जो मारुति सुजुकी है वो पैसेंजर कार में लीडर है दोस्तों, जैसा कि हमने पीछे देखा है। और जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है वो इस कैटेगरी में इसलिए इसको इंक्लूड किया गया क्योंकि इस यूटिलिटी का काफी प्रोडक्शन करती है, जिसमें ये लीडर है। लगभग 50% का जो शेयर है वो यूटिलिटी गाड़ियों में रखती है। यहाँ पे फोर्स मोटर जो है वो काफी छोटा प्लेयर है दोस्तों। अब आप सोचेंगे कि आपने इसमें टाटा मोटर को इंक्लूड नहीं किया, तो आपको बताना चाहूंगा टाटा मोटर्स जो है वो कमर्शियल गाड़ियों में 50% का मार्केट शेयर रखता है, क्योंकि वो कमर्शियल गाड़ियों में, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ पैसेंजर यूटिलिटी की गाड़ी की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। आइए दोस्तों, अब हम इस इंडस्ट्री का सेक्टर एनालिसिस करते हैं। तो आज में देखेंगे कि जो मार्केट कैप है इस इंडस्ट्री का, उसमें मारुति जो है लगभग 70% लेके सबसे आगे है और महिंद्रा एंड महिंद्रा 29% के करीब इन्होंने अपना शेयर मार्केट रखा हुआ है। दोस्तों, अब इस इंडस्ट्री की सेल्स के बारे में देखेंगे तो आपको देखकर हैरानी होगी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है वो मारुति से ज्यादा सेल्स करता है। मारुति सेकंड नंबर पे है। तो आप देख सकते हैं कि सेल्स के मामले में महिंद्रा एंड महिंद्रा लीडर है। अब इस इंडस्ट्री के प्रॉफिट के बारे में देखेंगे दोस्तों, तो मारुति का जो प्रॉफिट शेयर है वो लगभग 74% से ज्यादा है। और यहाँ पे महिंद्रा ज्यादा सेल्स करने के बावजूद उसका 25.6% है। उसका कारण यह है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर काफी डेप्ट है। डेप्ट की वजह से ये शेयर होल्डर को अच्छा पैसा नहीं कमा के देती है और जो प्रॉफिट उनको होना चाहिए उस तरह का प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। अब हम इस स्लाइड से पता करते हैं कि किसके पास कितना रिजर्व है। तो अगर आप देखेंगे मारुति इसमें हाईएस्ट है, जो कि 52,000 करोड़ से ज्यादा का इसमें रिजर्व रखा हुआ है। और ये रिजर्व जो है कंपनियों को बुरे समय से बचाता है और जो निवेशक हैं उनका
काफी ध्यान रखता है। तो इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास 41,000 करोड़ और फोर्स मोटर के पास 1,800 करोड़ के करीब इनका रिजर्व है। आइए दोस्तों, अब हम प्रॉफिट और सेल्स को 5 साल के लेंथ में आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखेंगे कि मारुति जो है वो 8% से अपना सेल्स को हर साल बढ़ा रहा है CAGR से, और जो प्रॉफिट है उनका 5% CAGR से बढ़ रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी देखेंगे, इन्होंने भी सेल्स अच्छी की है, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया था कि इनका सेल्स काफी अच्छा है, मगर अडेप्ट होने के कारण इनके पास प्रॉफिट उतना नहीं बन पाता। तो फोर्स मोटर भी 5.7% के करीब अपना सेल्स CAGR से करती है, और प्रॉफिट इनका लॉस में आता है हमेशा। आइए दोस्तों, थोड़ा और लंबा समय की कसौटी पर इन सबको कसते हैं। तो हम 11 साल का अगर हम सेल्स और प्रॉफिट का अगर हम CAGR देखते हैं, तो मारुति अभी भी यहाँ पर 8% के हिसाब से CAGR से अपना ग्रोथ कर रही है, और प्रॉफिट इसका 5% से चल रहा है। इसी तरह से महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी जो सेल्स है वो 10% से ऊपर है, और जो प्रॉफिट है वो कम कर रही है। इस तरह से देख सकते हैं कि मारुति ने यहाँ पर भी अपनी बादशाह बना के रखी हुई है। तो दोस्तों, आप पिछले सभी आंकड़ों को देखकर ये तो समझ में आ गया है कि जो मारुति है वो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट पैसेंजर कार कंपनी है। आइए दोस्तों, अब इस कंपनी का थोड़ा बायोडाटा के बारे में समझते हैं। जो कंपनी है हिंदुस्तान में 1982 से स्टार्ट हुई थी। इनकी पहली एस्पिरेशन गाड़ी जो थी मारुति 800 थी, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई है। इनके 9,300 से ज्यादा सर्विस सेंटर हैं, 3,600 से ज्यादा सेल्स आउटलेट हैं, और सबसे बढ़िया बात है दोस्तों, ये कंपनी लगभग 100 कंट्रियों में अपना गाड़ियों का एक्सपोर्ट करती है, और अवार्ड इन्होंने काफी विन किए हुए हैं, जिससे इस कंपनी की क्वालिटी के बारे में हम सबको पता लगता है। आइए दोस्तों, अब हम इस कंपनी का क्वालिटी एनालिसिस करते हैं। तो जैसे आपको पता लग रहा है कि जो मारुति है वो इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग 6% के हिसाब से है, जबकि मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा का 2%, और फोर्स मोटर का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो माइनस में है। ये एक अच्छे मैनेजमेंट की क्वालिटी होती है कि वो अपना प्रॉफिट मेंटेन करके चल रहे हैं। अगली चीज जो ICR है, ICR में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है उसके कितने गुना उसमें ताकत है वापस करने की। तो यहाँ पे मारुति के पास अगर 1 रुपए का कर्ज है तो वो 22 रुपए तक का पे करने की अपनी कैपेसिटी रखती है, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा काफी कम है, और फोर्स मोटर तो माइनस में है। अब ROE की बात करेंगे दोस्तों। ROE का मतलब है कि निवेशकों के पैसे पर कंपनी कितना अच्छा रिटर्न कमा के दे रही है। तो यहाँ पे मारुति की जो ROE है वो सबसे ज्यादा है, 29%, जो कि इस इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया है। तो हमारे हिसाब से मारुति जो है वो काफी बढ़िया निवेशकों का पैसा बनाकर दे रही है। दोस्तों, आइए अब हम डेब्ट टू इक्विटी रेशो के बारे में बात करते हैं। मारुति की जो डेब्ट टू इक्विटी रेशो है 0 है, यानी कि कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं है, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास 1.3% का कर्ज है, और फोर्स मोटर के पास 0.27 का। दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में एक चीज का और थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी एक सब्सिडरी है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, जिसकी वजह से भी इनके पास थोड़ा सा डेब्ट का इशू रहता है। अदरवाइज महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास अपना खुद का जो डेब्ट है वो तो है ही। तो मेरे हिसाब से इसमें मारुति जो है वो बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है। ये दोस्तों, इस स्लाइड से हमें ये पता लगता है कि मारुति का जो ट्रेंड है वो ईयर 2000 से किस तरह से चल रहा है। तो आप देखेंगे कि लास्ट 2 साल में ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ झुकी है, यानी कि कंपनी ने जो सेल्स थी उसमें कमी आई है। उसका कारण ये है कि कंपनी की जो सेल्स है उसमें कोविड की वजह एक कारण रहा है, और कंपनी को अपनी सेल्स ग्रोथ को तो किसी भी हालत में बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दाम बढ़ाकर कोई भी कंपनी कितने दिनों तक अपना ग्रोथ दिखा सकती है। तो मेरे हिसाब से कंपनी को आगे सेल्स की जो पॉलिसी है उसको चेंज करके उसमें सेल्स को ज्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा। दोस्तों, रिजर्व के बारे में बात करेंगे तो कंपनी जो है 2009 से लगभग 9,420 करोड़ से लेके आज की डेट में
52,000 का रिजर्व इन्होंने किया हुआ है, जो कि शेयर होल्डर के लिए काफी अच्छी बात है। इसी से वो डिविडेंड भी शेयर होल्डर को देती है और उनकी जो आमदनी है या जो भी शेयर से जो मुनाफा होता है वो हमेशा बढ़ता रहता है। दोस्तों, यहाँ पे हम सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे। तो कंपनी जो है अपना सेल्स ग्रोथ जो है वो लगातार बढ़ाती रही है, मगर पिछले 2 सालों में और बहुत सारे कोविड है उसका कारण है, तो उसकी वजह से सेल्स में काफी कमी आई है। मगर जो अभी 9 मंथ के रिजल्ट आए हैं उसके एस्टिमेट से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मार्च 2020 में ये अपना लाइफ टाइम हाई सेल्स रिपोर्ट कर सकती है, जो कि एक खुशी की बात है। दोस्तों, प्रॉफिट का ये स्लाइड है, आपको देख के पता लग रहा होगा पिछले दोनों सालों में कंपनी का धंधा टूट कर आया है। उसकी वजह से सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई है, कोविड है, ये बहुत सारे कारण हैं। मगर जिस तरह से 9 मंथ के रिजल्ट इन्होंने दिए हैं उससे ऐसा लगता है कि इनके प्रॉफिट मार्जिन में भी आने वाले टाइम में सुधार आएगा। आइए दोस्तों, अब हम पता लगाते हैं कि कंपनी की एक्चुअल में मेजर कॉस्ट कहाँ पे इन्वॉल्व है। तो इस स्लाइड से पता लगता है कि कंपनी जो है वो अपना जो मटेरियल कॉस्ट है उसी पर 45% से ज्यादा खर्च करती है। और जो मटेरियल की कॉस्ट है वो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी वोलेटाइल है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन पर हिट आया है। तो इनकी मेजर कॉस्ट जो है वो मटेरियल ही है दोस्तों। आइए दोस्तों, हम करंट सेल्स ट्रेंड की बात करते हैं। यहाँ पर हमें 2021-22 के जो 9 मंथ के रिजल्ट आए थे उसमें हमें 36% की तरह सेल्स ग्रोथ यहाँ पे दर्ज की गई है। तो इस 33% की ग्रोथ यहाँ पे दर्ज की गई है, और इस 33% की ग्रोथ से हम आने वाले 2022 में जो मार्च में रिजल्ट करेंगे आएंगे, यानी कि नेक्स्ट क्वार्टर के लिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पे भी सेल्स कम से कम 33% से तो बढ़ेगी ही, जो कि एक अच्छी बात है। अब हम प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेंड की बात करते हैं दोस्तों। तो इस बार जो इनका 9 महीने में जो रिजल्ट आया है उसमें इनका प्रॉफिट 36% से टूटा है, जिसकी वजह मैं पीछे भी बता चुका हूँ, कोविड भी है और सेमीकंडक्टर चिप भी है, और जिसके कारण इनकी जो सेल्स है वो काफी टूट कर आई है। और इस -36% के कारण हम जो अनुमान लगा रहे हैं अगले क्वार्टर के लिए, यानी कि मार्च 2020 में 22 में, तो इसकी जो प्रॉफिट है वो -26% से इम्प्रूव होने के चांस हैं, और आने वाले सालों में और सुधार देखने को मिलेगा। ये आने वाले समय के लिए एस्टिमेट बताते हैं दोस्तों। तो 2022 में जैसे हम बोल रहे हैं कि इनकी जो सेल्स है वो लाइफ टाइम हाई लगा सकते हैं, 93,543 की सेल्स हो सकती है करोड़ में। और अगर हम इसी अनुमान से हम आगे चलें तो 2035 में हम इसकी जो सेल्स है वो 3,90,000 के आसपास, 3,90,000 करोड़ के आसपास होने की उम्मीद है। और 2035 में इस शेयर का जो फेयर वैल्यू होगी लगभग 31,500 रुपए के आसपास होगी। आइए दोस्तों, अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो सबसे बड़ा चंक है वो खुद प्रमोटर्स के पास है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और जो एफपीआई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनके पास 19 और 15% है। तो हमें यहाँ पर इस चीज को देखे काफी कॉन्फिडेंस आता है कि जिस तरह से अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में इतनी मार्केट में बात हो रही है, और बताते हैं कि मारुति अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं लॉन्च कर रही है, तो यहाँ पर जो एफआईआई और इंस्टीट्यूशनल्स जो है उनको किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं। उन्हें पता है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आने वाले समय में वो अपना जो भी तरीका है लॉन्च करने का वो जरूर करेंगे। तो इसमें रिटेल का जो पार्टिसिपेशन है केवल 8% है। आइए दोस्तों, अब हम टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं मारुति के। तो मारुति का जो टेक्निकल चार्ट है इसमें हमने बाई रेंज लिखी हुई है। इस बाई रेंज का मतलब यह है कि 5,800 से लेके 6,800 के बीच में आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए। और जैसे कि आपको मालूम है कि 9,700 रुपए पे जो टारगेट था वो अचीव हो गया था, और उसमें वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो आने वाले समय में फिर से 9,700 पर बुकिंग आ सकती है, तो उस चीज का ध्यान रखना है। बाकी जो एक्यूमुलेशन का जोन है वो 5,800 से 6,800 तक का है। दोस्तों, ये कंपनी जो है एक वेल्थ क्रिएटर कंपनी है, और हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में इसका वेटेज 1% है। तो 1% के वेटेज से हम इस कंपनी को एक्यूमुलेट कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट का एक कमेंट आपके सामने बताना चाहता हूँ। तो कंपनी ने जो डिक्लेयर किया है अपने इस 9 महीने के रिजल्ट में, उसमें कमेंट मैनेजमेंट का जो कमेंट है वो इस तरह से आया था कि उनको डिमांड के फ्रंट पर किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि लगभग 2.4 लाख जो गाड़ी है वो दिसंबर क्वार्टर में पेंडिंग थी, जिसका कारण था आपका सेमीकंडक्टर इशू। तो आने वाले टाइम में जब सेमीकंडक्टर का जो इशू है रिजॉल्व हो जाएगा तो कंपनी की डिमांड दोबारा से लौट के आएगी। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है केवल एजुकेशनल पर्पस से है। आपने किसी भी तरह का बाय और सेल इस वीडियो के को ध्यान में रखते हुए नहीं करना। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसकी सलाह लेनी है। और इस कंपनी के बारे में मैं जो इसकी टैगलाइन है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वे ऑफ लाइफ। तो इसी के साथ दोस्तों मैं यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन को खत्म करता हूँ और अपने दोस्तों का और अपने टीचर्स का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।